हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था राष्ट्रपति जी से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो हमने पढ़ने स्टार्ट करे थे। सबसे पहले हमने देखा 52 नंबर आर्टिकल में हमने देखा कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा और वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ठीक है। सेकंड हमने देखा 53 नंबर आर्टिकल में कि कार्यपालिका शक्ति केवल और केवल कार्यपालिका शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगी। फिर हमने देखा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 54 में ये देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभाओं के सभी सदस्य, विधान परिषदों के सभी सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक, और इसमें कौन कौन वोट नहीं डाल सकते उनकी हमने सेपरेटली बात करी थी। तो वो कौन कौन थे हमारे पास? वो थे जो 2 विधायक होते हैं, जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, किसमें? लोकसभा में, और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। तो वो वोट नहीं डाल सकते। हमने डिटेल में देखा कि एंग्लो इंडियन की अभी करंट में क्या सिचुएशन है। 12 सदस्य राज्यसभा में कौन से मनोनीत होते हैं। इसके बाद में हमने देखा अदाद चल के विधायक वोट नहीं डाल सकते। किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। अदाचल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन एवं दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप के विधायक वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद नंबर 55 को हमने पढ़ा। अनुच्छेद नंबर 55 में हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति का चुनावी सूत्र होता है अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति हमारे राष्ट्रपति जी का चुनावी फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमने देखा राष्ट्रपति 5 साल के लिए जो कार्यकाल होता है बेसिकली वो 5 साल तक का होता है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर उनसे परामर्श करके इस्तीफा भी दे सकता है, और इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। ये थे कुछ हमारे अनुच्छेद जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद नंबर 57। 57 नंबर अनुच्छेद में हमारे पास क्या है? आर्टिकल नंबर 57 में हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आप कितने भी बार कर सकते हो। वैसे कार्यकाल 5 साल का होता है अनुच्छेद 56 के तहत, बट इसका जो निर्वाचन है वो अनिश्चित काल के लिए भी किया जा सकता है। आप जितनी मर्जी टाइम चुनाव लड़िए, जीतिए और राष्ट्रपति रहिए। सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है। सिंपल सी कहानी क्या है? राष्ट्रपति जी को यदि राष्ट्रपति की पोस्ट पे बने रहना है तो चुनाव लड़िए हर बार, हर 5 साल के बाद में चुनाव लड़िए और जितने मर्जी टाइम तक रहिए, लेकिन एक शर्त है, आपको चुनाव हर बार जीतने पड़ेंगे। ठीक है। ये कंडीशन है हमारे राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के लिए। ऐसा कोई कालखंड घोषित नहीं करा गया है कि इनको 70 वर्ष की उम्र के बाद में या 65 वर्ष की उम्र के बाद में या 100 वर्ष के बाद में इनको पोस्ट खाली ही करनी पड़ेगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे भी कोई कंडीशन नहीं है कि 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा यूएसए जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी चीज है कि वो केवल 2 बार ही मतलब राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति की पोस्ट पे रह सकता है, बशर्त वह हर बार चुनाव लड़के, हर 5 साल पे चुनाव लड़के जीते। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 58 की। 57 में हमें राष्ट्रपति के टाइम पीरियड की बात करी थी, कितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। फिर है 58 के अकॉर्डिंग हमारे पास राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वो हमारे पास आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 58 में मेंशन की हुई है। उनकी योग्यताओं की बात करें, फर्स्ट हमारे पास होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन
35 प्लस उम्र होनी चाहिए, उसकी 35 वर्ष प्लस उम्र होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई यदि व्यक्ति भारत का नागरिक है, 35 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है, ठीक है, साथ ही साथ थर्ड इसकी हमारे पास कंडीशन होती है कि वह मेंटली रूप से ठीक हो, वह दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं हो और पागल भी ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। अब ये बताओ, पागल और कोई दिवालिया घोषित हुए हुए बंदे को हम राष्ट्रपति बना देंगे तो वो तो लूट जाएगा, देश को लूट के खा जाएगा, तो उसको नहीं बनाते, ये कंडीशन है। फोर्थ हमारे पास ये है कि वह किसी लाभ के पद पर पोस्टेड नहीं होना चाहिए, उसको यदि किसी पोस्ट पे है तो उसको छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने पे, लाभ के पद पर। इसकी अच्छे से डेफिनेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, वो डेफिनेशन अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसकी 4 ही कंडीशन होती हैं, योग्यताएं 4 ही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुका, तीसरा दिवालिया या पागल घोषित ना हो, चौथा किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ठीक है, ये 4 इसकी बेसिक सी कंडीशन होती हैं और आप लोगों पे भी मुझे लगता है 99% बच्चों पे भी, 99 क्या 100% बच्चों पे ये कंडीशन लागू होती है। आप लोग तो अभी एलिजिबल भी नहीं हुए, मतलब आप राष्ट्रपति बनने के लिए अभी भी हकदार हैं। आपके पास चांस है 35 वर्ष की उम्र पार होते ही, क्रॉस होते ही आप राष्ट्रपति बन सकते हो। उसके लिए बेसिक सी कंडीशन क्या है, आप केवल और केवल चुनाव लड़ना है आपको और जीतना है, बाकी कोई चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 57 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति को कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, 58 नंबर आर्टिकल में हमने देखा कि उसकी योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 59 की हम बात कर लेते हैं। 59 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम स्किप भी कर सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं सीधा अनुच्छेद नंबर 60 की। अनुच्छेद नंबर 60 या आर्टिकल नंबर 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जी की शपथ है, और शपथ में हमारे पास क्या है, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस इसको शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय का, वो इसको शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट होने के बाद में शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर इसके बाद में 65 की। अनुच्छेद नंबर 65 में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि विषम परिस्थितियां होने पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का कार्यभार निर्वहन कर सकते हैं। किसका कार्यभार निर्वहन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी का। ठीक है, देखिए यहां से बात कर लेते हैं, हमने आज की क्लास में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं। सबसे पहले हमने आज की क्लास में देखा अनुच्छेद नंबर 57 पढ़ा। 57 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है वो अनंत काल के लिए किया जा सकता है, कंडीशन है कि वो इलेक्शन में जीते और इलेक्शन लड़े। 58 नंबर आर्टिकल में हमने देखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं, हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। 59 नंबर आर्टिकल हमने स्किप कर दिया था, उसमें जो राष्ट्रपति की ऑफिस है उसकी कुछ कंडीशंस मेंशन करी हुई हैं। क्या है?
कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंस ऑफिस है और उसमें कुछ नहीं है। और फिर हमने देखा 60 नंबर में हमारे पास शपथ दी हुई है कि राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है, कौन राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और किसकी शपथ दिलाते हैं यहाँ पे मैं और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं कि संविधान की रक्षा की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश संविधान की रक्षा की शपथ दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति जी को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सुरक्षा की शपथ दिलाई जाती है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और संविधान की रक्षा की शपथ किसको दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को खुद को दिलाई जाती है। और कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। फिर हमने देखा अनुच्छेद नंबर 65 में हमने ये डिस्कस करा। 65 में हमने ये पढ़ा कि जब किसी विषम परिस्थिति आ गई और राष्ट्रपति जी को कुछ हो गया तो उस परिस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यवाहन कर सकता है, कार्य निर्वहन कर सकता है उसकी पोस्ट का। ठीक है, ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स। हम और आर्टिकल देख लेते हैं। अब हम हमारे जो भी अनुच्छेद आगे हम पढ़ेंगे वो डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारी लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री वगैरह को मंत्रिमंडल को कोरिलेट करेंगे राष्ट्रपति के साथ में, उनकी हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 57 या 57 में लिखिएगा, लिखिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 57 और इसमें लिखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिश्चित काल तक एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए अनिश्चित काल तक एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जा सकता है। मतलब उनका वोटिंग सिस्टम से उनको इलेक्ट होके आना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखिए अनुच्छेद नंबर 58 की बात लिखिए। योग्यताएं हैं एज इट इज, ये चारों की चारों योग्यताएं एज इट इज लिख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, दिवालिया या पागल ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। और ये हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 58 और उसमें लिखिए राष्ट्रपति जी की योग्यताएं, और ये चारों योग्यताएं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। होपफुली आप लोगों ने ये अनुच्छेद नंबर 58 जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब लिखिए अनुच्छेद नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 की हम बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिए राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के नहीं ऐसे लिख लो, द्वारा से बताता हूं, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ब्रैकेट में लिख लिए उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ब्रैकेट में लिख लीजिए उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश के ब्रैकेट में लिख लिए उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। अब लिखिए अनुच्छेद नंबर, नई हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 65 या आर्टिकल नंबर 65, हेडिंग डालिए, लिखिए विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है या संभाल सकता है, उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। ठीक है, विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। ठीक है, और आप लिखना चाहो तो अनुच्छेद 59 को भी लिख लो,
हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 59 या 59 लिखिए, इंग्लिश में ही लिख लीजिए। कंडीशन ऑफ इसमें क्या मेंशन है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, लिख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 59 में आप लिखिए राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है, ये थे हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करे। अब हम कुछ और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो हमारे मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से संबंधित होंगे। ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 85। आज की क्लास में अभी तक हमने कौन कौन से डिस्कस करे हैं, 57 नंबर, जिसमें यह था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिश्चित काल तक करा जा सकता है। उसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद नंबर 58 जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं थी। 60 नंबर में हमने देखा राष्ट्रपति की शपथ थी। और 59 में हमने देखा, चलो मैं 59 यहाँ पे लिख देता हूं, वैसे आपको नोट डाउन करा दिया, स्क्रीन पे भी मैं लिख देता हूं। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालिए सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 85, अनुच्छेद नंबर 85 या आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 में हमारे पास क्या है, देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि जो भी हमारे सत्र होते हैं, संसद के जो सत्र होते हैं, उनको बुला सकता है, उनको बीच में रोक सकता है, उनको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति ना बेसिकली संसद के सत्र बुलाने, उनको सत्र को कम करने, उनको यदि सत्र चल रहा है उसको भंग करने के लिए एलिजिबल होता है। बेसिकली अनुच्छेद हमारा 85 है, वो इस चीज में डील करता है कि वो कैसे हमारे संसद के सत्र होते हैं उनको, उनके साथ में कोऑपरेट करता है, कैसे उनको चलाता है, उनसे हमारा संबंधित होता है अनुच्छेद नंबर 85। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, राष्ट्रपति, देख लीजिए, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा साथ के साथ, बट लिख लीजिए राष्ट्रपति लिखिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 85 और उसमें लिखिए राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकता है। जो मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट की, वो बुला भी सकता है, उनको रोक भी सकता है, बीच में भी स्थगित कर सकता है। वो ये अच्छी खासी पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकता है, सत्र को बीच में भी रोक सकता है, सत्र अवसान कर सकता है एवं भंग भी कर सकता है, यानी कि उनको कैंसल भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है। इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास क्या होता है, राज्यपाल से, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल वैसे सेम पोस्ट होती हैं, जो राष्ट्रपति हमारे देश लेवल पे करता है, राज्यपाल हमारे स्टेट लेवल पे उन सारी चीजों को कर सकता है। लेकिन हमारे पास राज्यपाल के पास विधानसभा के सत्र को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा के सत्र बुला सकता है, ठीक है, सत्र को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो उसको भंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, राज्यपाल, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, ये क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को भंग
नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जो हमारा राज्यपाल है वो विधानसभा के सत्र को भंग नहीं कर सकता। ये है एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा अनुच्छेद नंबर 57 में हमने ये पढ़ा कि हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिश्चित काल तक करा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा 58 नंबर में राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ी। फिर हमने 59 नंबर में पढ़ा राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें पढ़ी। 60 नंबर में हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 60 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की शपथ होगी। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 65 के बारे में। 65 नंबर अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति है, उसकी पोस्ट यदि किसी कारणवश खाली हो जाती है तो यह विषम परिस्थिति बन जाती है जहां पे राष्ट्रपति कार्यभार का निर्वहन नहीं कर सकता, अपने कार्यभार का निर्वहन नहीं कर सकता, तो उपराष्ट्रपति उसकी पोस्ट एक्वायर करके वो उसके कार्य को निर्वहन कर सकता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने अनुच्छेद नंबर 65 में। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 85 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति संसद में सत्र बुला सकता है, अवसान भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 85। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 86 की। अनुच्छेद नंबर 86 में हमारे पास सुपर पावर है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि जब भी कोई विवाद हो जाता है, विवाद की स्थिति बनती है किसके बीच में? राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो जो डिसीजन राष्ट्रपति दे देता है वो फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल होता है। राष्ट्रपति यदि कोई राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है और राष्ट्रपति उसमें कोई डिसीजन दे देता है तो वो दोनों के लिए मान्य होता है। यह था हमारा अनुच्छेद नंबर 86। अनुच्छेद 86 में हमने पढ़ा कि लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो हमारा अंतिम निर्णय या जो फाइनल डिसीजन होगा उस निर्णय में, उस डिस्प्यूट में, तो वो होगा राष्ट्रपति का और वो सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 86। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 87 की। 87 नंबर आर्टिकल में या अनुच्छेद में हमारे पास क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का भाषण होता है, राष्ट्रपति कब कब स्पीच दे सकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। राष्ट्रपति का भाषण, ठीक है, राष्ट्रपति स्पीच कब कब दे सकता है वो हमें बताया गया है। वो एक्सक्लूसिवली बताया गया है कि एक तो सबसे पहले नए वर्ष का भाषण देता है, नए सेशन का भाषण देता है। नए वर्ष के पहले सत्र का भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। नए वर्ष के पहले सत्र का पहला भाषण राष्ट्रपति जी का होता है। ठीक है, उस भाषण में बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट होती है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है और वो उनकी मंत्रिमंडल के द्वारा ही रेडी करा जाता है। या फिर हम सेकंड क्या कह सकते हैं, नई जो कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है इलेक्शन के बाद में, तो नई सरकार का पहला भाषण किसका होता है? वो भी राष्ट्रपति जी का होता है। नई सरकार का पहला स्पीच या भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति जी का होता है। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है? देखो हमने इसमें जो बेसिकली हम बात करें राष्ट्रपति का जो मंत्री परिषद से, लोकसभा से रिलेशन के बारे में हमने आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट करे थे अनुच्छेद नंबर 85 से। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति कब कब सत्र बुला सकता है, भंग कर सकता है, क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अनुच्छेद नंबर 86 में हमने पढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई विवाद हो जाता है तो उसमें फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का मान्य होता है, स्वीकार्य होता है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 87 में हमने ये पढ़ा
कि राष्ट्रपति का भाषण होता है। राष्ट्रपति का भाषण कब कब दे सकता है? नए वर्ष के पहले सत्र का पहला भाषण, और नई सरकार यदि बनती है तो उसका पहला भाषण, ठीक है। और ये जो भाषण होते हैं, ये स्पीच होते हैं, वो मंत्री परिषद द्वारा लिखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सरकार के जो कामकाज होते हैं, जो अच्छे कार्य करे होते हैं, उनकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। बेसिकली राष्ट्रपति जी अपनी तरफ से बहुत कम चीजें बताते हैं, बेसिकली होता उपलब्धियों का वर्णन ही है सरकार की, ठीक है। अब हम बात करें अनुच्छेद नंबर 108 की, तो 108 नंबर, अनुच्छेद 108 नंबर तो वैसे भी इमरजेंसी का सा नंबर है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 108 या आर्टिकल नंबर 108 में होता क्या है, राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड बैठक बुला सकता है। किसकी? लोकसभा व राज्यसभा की इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है, साथ में मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इसकी बैठक की जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर साहब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए। हमने कहां तक लिख लिया था? हमने शायद उससे आर्टिकल नंबर 65 तक लिखा था। आगे लिखिए अनुच्छेद नंबर 85, हेडिंग डालिए और लिखिए राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं। सेम टू सेम लिखना, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है एवं भंग भी कर सकता है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए स्टार मार्क करके, राज्यपाल विधानसभा के सत्र को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 86। पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग अनुच्छेद नंबर 85 को पूरा लिख लीजिए, फिर लिखिए अनुच्छेद नंबर 86। इसमें क्या है? लोकसभा व राज्यसभा में विवाद होने पर, लोकसभा व राज्यसभा में विवाद होने पर लोकसभा व राज्यसभा में विवाद होने पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का मान्य होता है। नोट डाउन कर लीजिए, विवाद होने पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का मान्य होता है। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद नंबर 87। 86 हमने देख लिया, 87 लिखिए। अनुच्छेद नंबर 87 लिखिए राष्ट्रपति का भाषण, देखिए राष्ट्रपति का भाषण, और दोनों कंडीशन लिख लीजिए। नए वर्ष का पहले सत्र का पहला भाषण और दूसरा है नई सरकार का पहला भाषण, ये दोनों लिख लीजिए। इसके बाद में नीचे लिखिए एक एरो करके या स्टार मार्क करके लिखिए यह भाषण मंत्री परिषद द्वारा लिखा जाते हैं। ये भाषण मंत्री परिषद द्वारा लिखे जाते हैं। ये भाषण मंत्री परिषद द्वारा लिखे जाते हैं जिसमें सरकार की उपलब्धियों का वर्णन होता है। ये भाषण मंत्री परिषद द्वारा लिखे जाते हैं जिसमें सरकार की उपलब्धियों का वर्णन होता है। ये था अनुच्छेद नंबर 87। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 108 की। तो इसमें लिखिए हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 108 और उसमें लिखिए राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बुलाता नहीं है, बुला सकता है, लिख लीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है। ये अब हमारे पास ऐसी मीटिंगें, संयुक्त मीटिंगें कब कब बुलाई गई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये अब तक हमारे देश में 3 बार बुलाई गई हैं। पहली
1961 में बुलाई गई थी। और क्यों बुलाई गई थी? एक हमारा कानून पास करना था, दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम ये पारित करना था, इसके लिए बैठक बुलाई गई 1961 में। 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई, किसके लिए? दहेज निषेध अधिनियम को पारित करने के लिए। उसके बाद में दूसरी बार बुलाई गई 1978 में। 78 में दूसरी बार बुलाई गई, जिसमें क्यों बुलाई गई? वो भी एक बिल के लिए ही बुलाई गई थी, बैंकिंग सेवा अधिनियम पारित करवाना था। तो एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और तुरंत के तुरंत पारित कर दिया गया। बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई गई, और जो थर्ड बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 2002 में। 2002 में क्यों बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी पोटा के लिए। पोटा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। पोटा के लिए बुलाई गई थी, और पोटा क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में इस एक्ट को पारित करने के लिए हमारी तीसरी बैठक बुलाई गई थी, संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, है ना। 3 बार ये बैठकें हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। हमारे देश में अभी तक ये 3 बार बुलाई गई हैं। पहली हमारी 1961 में बुलाई गई थी, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम पारित करा गया था, ड्रोवरी एक्ट को पारित करा गया था। सेकेंड टाइम बुलाई गई थी 1978 में, जिसके तहत बैंकिंग सेवा अधिनियम को पारित करा गया था। उसके बाद में हमारी थर्ड जो मीटिंग बुलाई गई थी, कॉमन मीटिंग, जो संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी, वो 2002 में बुलाई गई थी। पोटा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए बुलाई गई थी, उसको पास करने के लिए बुलाई गई थी। इसको लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए इसको। ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, कब कब इनकी मीटिंग बुलाई गई, ये लिख लीजिए आपको लोग। फिर हम बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिए। होपफुली आप लोगों ने इन तीनों मीटिंग्स के बारे में लिख लिया होगा। सिंपल आपको यही लिखना है कि ये 3 बार बुलाई गई है, कब कब, ये तीनों मेंशन कर दीजिए। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 111। अनुच्छेद नंबर 111 में क्या कहा गया, हेडिंग डालिए, अनुच्छेद नंबर 111 या आर्टिकल नंबर 111, ठीक है, आर्टिकल नंबर 111, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, ज्ञानी जेल सिंह जी थे, उन्होंने क्या करा, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ना स्टार्ट करा, वन लीनियर फैक्ट्स पढ़ रहे थे हम राष्ट्रपति जी के बारे में, तो लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ज्ञानी जेल सिंह जी ने 1986 में डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि पॉकेट वीटो वगैरह क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वो जो हमने पॉकेट वीटो लगाया था वो हमारा फॉल करता है अनुच्छेद 111 में, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, संसद राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक भेजती है, ठीक है। जिस पर संसद राष्ट्रपति के पास कोई साधारण विधेयक भेजती है तो उस पर पॉकेट वीटो एक बार पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है, ठीक है। वो या तो पॉकेट वीटो लगा लेता है, उसको अपने पास ही रख लेता है। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास कोई साइन होने के लिए फाइल गई, वो उसने वहीं पे रख ली, ना वापस भेजी ना उस पे साइन करे, ये होता है पॉकेट वीटो। और दूसरा होता है पुनरावलोकन के लिए भेज देता है। एक बार कहता है कि ये फाइल भाई मैंने देख तो ली है, लेकिन मेरे को कुछ कमियां नजर आ रही है, तो आप लोग एक बार दोबारा से देख लो। तो दोबारा से यदि बार उन लोगों ने देख ली, मंत्रिपरिषद ने देख ली, लोकसभा या राज्यसभा ने देख ली, तो उसके बाद में राष्ट्रपति जी को साइन करने पड़ते हैं, ठीक है।
दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। अब हमारे पास बात आती है, कोई हमारा वित्त विधेयक है। साधारण विधेयक की तो हमने बात कर ली। देखो विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं, या तो साधारण विधेयक हो, या वित्त विधेयक हो, या फिर हमारे पास हो सकता है कोई संविधान संशोधन विधेयक हो। 3 टाइप के विधेयक हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा हो सकता है साधारण कोई विधेयक हो, साधारण विधेयक हो सकता है हमारा, साधारण विधेयक हो सकता है। दूसरा हमारा हो सकता है वित्त विधेयक हो सकता है। थर्ड हमारा हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। कौन सा हो सकता है? हमने काफी सारे संविधान संशोधन के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। काफी जगह हमने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसमें ये ऐड करा गया, वो ऐड करा गया। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। ये 3 तरह के हमारे पास विधेयक हो सकते हैं, जिसमें हमने बात करी अभी कि यदि साधारण विधेयक है तो उस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर या तो पॉकेट वीटो लगा सकता है, ठीक है, या तो पॉकेट वीटो लगा सकता है उस पे, या फिर उसको पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है? पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 और बच गए, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये उसको पारित ही करने पड़ते हैं। इसमें ना वो पॉकेट वीटो लगा सकता, उसको क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन और वित्त विधेयक को पारित ही करना पड़ता है। ना उसमें पॉकेट वीटो लगा सकता, ना वो पुनरावलोकन के लिए भेज सकते। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 111। अब हम पढ़ लेते, एक बार इसको मैं रिवाइज भी करा देता हूं। देखिए अनुच्छेद नंबर 111 में हमने क्या पढ़ा कि संसद राष्ट्रपति के पास कुछ विधेयक भेजती है, जिसमें से वो साधारण विधेयक हो सकते हैं, वित्त विधेयक हो सकते हैं, या संविधान संशोधन विधेयक हो सकते हैं। साधारण विधेयक पे वो पॉकेट वीटो या पुनरावलोकन लगा सकता है। पुनरावलोकन मतलब एक बार अवलोकन करने के लिए, एक बार दोबारा से देखने के लिए वो फाइल को वापस भेज सकता है। लेकिन वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के केस में वो ऐसे नहीं कर सकते। ना तो वो पॉकेट वीटो लगा सकते, ना पुनरावलोकन के लिए वापस भेज सकते, उनको पारित ही करना पड़ता है। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 111। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 123 की। फिर हम इन सारे जो हमारे पास अभी तक हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया अनुच्छेद। ये हमने अभी लिखा नहीं है, अनुच्छेद नंबर 111 मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा। उससे पहले देखिए अनुच्छेद नंबर 123। 123 में हमारे पास क्या होता है, राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो कुछ अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी आदेश राष्ट्रपति विषम परिस्थितियां होने पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे, देखो मंत्री परिषद की उनको सलाह लेनी ही पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है, कोई आदेश जारी करवाना होता है मंत्री परिषद को, तो वो राष्ट्रपति जी से विषम परिस्थितियों में अपने आदेश जारी करवा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पे आदेश जारी कर सकता है, जिसे अध्यादेश जारी कहा जाता है। देखो होता क्या है, कोई भी राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर एक आदेश जारी कर सकता है। कोई भी आदेश जारी कर सकता है बट वो मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पे उसने कोई आदेश जारी कर दिया, उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। और वो आदेश जारी करते हैं तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, 6 माह तक ही वैलिड होता है। 6 माह तक ही वैलिड होता है। यदि इससे ज्यादा उसकी वैलिडिटी करवानी है तो वो आपको संसद के थ्रू उसको मान्य करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बात करें, ये सेम चीज अनुच्छेद 321 के तहत जस्ट उल्टा कर दो, ए 1 to 3 है तो 3 to 1 करोगे तो उसके तहत ये जो अध्यादेश है वो राज्यपाल भी जारी कर सकता है। मंत्री परिषद की सलाह पे ये जो अध्यादेश है वो राज्यपाल भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने आज की क्लास में पढ़ा अनुच्छेद नंबर 85 के बारे में,
सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था अनुच्छेद नंबर 57 से। 57 में हमारे पास ये था कि राष्ट्रपति जी के बारे में हमने पढ़ा, और उसमें क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति जी के बारे में हमने उसमें क्या पढ़ा, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड करिएगा। हाँ, अब देखिएगा, हमारा था अनुच्छेद नंबर 57। 57 में हमारे पास क्या था, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन अनिश्चित काल तक के लिए करा जा सकता है। फिर 58 नंबर आर्टिकल में हमने देखा कि राष्ट्रपति के पोस्ट पे बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 59 में हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति कार्यालय होती है उसकी क्या शर्तें होती हैं। शर्तें हमने डिटेल में नहीं पढ़ी, हमने ओनली एक मोटा मोटा देखा था कि उसमें होता क्या है। फिर हमने देखा अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 में हमने देखा, 60 नंबर अनुच्छेद में हमने देखा कि राष्ट्रपति को शपथ कैसे दिलाई जाती है और क्या शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद नंबर 65 में हमने देखा कि विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जा सकता है। इसके बाद में हमने डिस्कस करा अनुच्छेद नंबर 85 को। 85 में हमारे पास था कि राष्ट्रपति संसद की सत्र बुला सकता है, उसको अवसान कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। फिर हमने देखा अनुच्छेद नंबर 86 में हमने डिस्कस करा था कि लोकसभा व राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अंतिम निर्णय और फाइनल निर्णय राष्ट्रपति का मान्य होता है। इसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 87 में, जिसमें होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, कब कब वो भाषण दे सकता है। उसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद नंबर 108 में देखा कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठकें बुला सकता है, कब कब बुला सकता है और कब कब बुलाई है और कौन उसकी अध्यक्षता करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। उसके बाद में हमने आपके स्क्रीन पे जो विजिबल है वो आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 111। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास संसद राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से विधेयक भेजती है और वो क्या क्या उस पर एक्शन ले सकते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकता है, जिसको किसकी परामर्श पे कर सकता है वो जारी, वो मंत्री परिषद की सलाह पे जारी कर सकता है। और वो कितने टाइम के लिए वैलिड होंगे, 6 माह के लिए वैध होंगे। और इसके बाद में जो सेम अध्यादेश जो या आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है वो राज्यपाल भी जारी कर सकता है, लेकिन वो उसमें उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा रहेगा, 321। राज्यपाल केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ये था हमारा कुछ, हमने आज का पोर्शन देखा। एक बार हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो हमने कहां तक नोट डाउन कर लिया था, हमने नोट डाउन कर लिया था अनुच्छेद नंबर 108 तक शायद नोट डाउन कर लिया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं या लिख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 111 को। लिखिए इसको लिखिए। संसद राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक भेजती है। संसद राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक भेजती है। संसद राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक भेजती है जिन पर राष्ट्रपति पॉकेट विटो व एक बार पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। जिन पर राष्ट्रपति पॉकेट विटो व एक बार पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। दूसरी बार यदि पुनरावलोकन के लिए एक बार भेज दिया तो दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। वह एक बार पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है, दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। स्टार मार्क करके लिखिए। वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पॉकेट विटो या पुनरावलोकन नहीं कर सकता। वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पॉकेट विटो व पुनरावलोकन नहीं कर सकता। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनुच्छेद नंबर 123, आर्टिकल नंबर 123, ब्रैकेट में लिख लीजिए अध्यादेश और इसमें लिखिए
लिखिए, विपरीत परिस्थिति होने पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर विपरीत परिस्थिति होने पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर आदेश जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर आदेश जारी कर सकता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं, जो मैक्सिमम 6 माह के लिए वैलिड होता है, नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद नंबर 321 लिखिए, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम कंडीशन इसके लिए भी रहेगी, लेकिन हम लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ठीक है, ये आज हमने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करे, आर्टिकल नंबर 57 से लेके 321 तक। इसमें हमने कुछ रैंडम सिलेक्टेड आर्टिकल्स को डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद नंबर 148 से 151, जिसमें होता है हमारा नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।